हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो 28 को एग्ज़ाम हुआ था उससे काफ़ी क्वेश्चन से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक अब जिसका जिसका एग्ज़ाम है सीटेट का, तो वो ये वाला टॉपिक एक बार पूरा देख लें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जितने भी मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस पे पॉइंट्स हो सकते हैं वो इसमें हैं। और प्लस जो बीएड, देखिए अब टीचिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो बीएड वाले भी जितने भी सब लोग अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सभी लोग कुल मिला के देख लीजिए और नोट बना लीजिए अभी से ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जो 2005 की है, और इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, और पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग करा जाए। ठीक है, तो देखिए पढ़ाई जो शिक्षा है तो उसको रटने की प्रणाली से अलग करा जाए, ये दिया गया है इस पे। और पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही बस ना हो। ठीक, एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। ठीक है, तो जैसे कि अब पढ़ाई के बुक के अलावा भी अदर चीज़ों से पढ़ाया जाए, जैसे कि प्ले करके भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि अलग अलग गतिविधियों से पढ़ाया जाए, सीधे बुक से ही नहीं, जैसे नहीं टीचर गए सीधे स्टार्ट कर दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए कभी कदार तो चल जाता, बट हमेशा ही सेम वही प्रोसेस चलेगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगा, तो क्या होगा, बच्चे बोरिंग बोरिंग फील करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के वो नहीं होना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। फिर इसके बाद दिया गया है जो इसकी रूपरेखा है उसको देखते हैं। तो 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, और सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर 23 सदस्यों की समिति का गठन किया। ठीक है, कितने सदस्य थे? 23 थे। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पे, देखिएगा। और फिर एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से है। कौन सा निबंध है? सभ्यता व प्रगति से हुआ है। और इसकी जो रूपरेखा के तहत सभी भाषा में किया गया अनुवाद है ये। और देखिए भाषा जो कौन सी सूची में है, तो ये अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में ये है। ठीक है, पॉलिटी क्या है ये हो जाएगा। और पॉलिटी के अलावा जो आपकी सोशियोलॉजी है फर्स्ट सेमेस्टर में, उस पर भी ये वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे पूरे आर्टिकल। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले ध्यान दें, आर्टिकल 1 से लेके 51 तक की, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और फिर इसके बाद जो अदर चीज़ें हैं, पार्ट्स हो गए, पार्ट्स याद कर लीजिए। अनुच्छेद ये हो जाएंगे, आर्टिकल्स हो ही के 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 51 तक की। और फिर उसके बाद जितने भी पार्ट्स के अंदर, इसके अंदर शेड्यूल हो गए, ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने नहीं अभी पढ़ा है वो पढ़ लें, क्योंकि कभी भी डेटशीट आ सकती है। ठीक है, 10 तारीख के वैसे भी एक वीडियो मैंने भी बना के देखा, तो अभी तो क्या है 10 के बाद होने के, देखिए जनवरी में होगा कंफर्म है, बट कभी भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी डेट, कोई भी डेट को हो सकता है। फिर इसके बाद एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। और एनसीएफ क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है ये। भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम दस्तावेज बन चुके हैं जो इस प्रकार है। तो कौन कौन से बने ये ध्यान दीजिएगा, ईयर याद रखिएगा बस। 1997, सॉरी 1975, 1986 और 2000। ठीक है, तो ये 3 बन चुके हैं, 1975, 1986 और 2000। फिर इसके बाद इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है ये देखते हैं। तो जीवन एक ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करता है और कम करता था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की जो प्रणाली है उससे मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों को चहुमुखी
विकास हो सके, मतलब कि पूरी तरह विकास हो सके, सर्व विकास हो सके। फिर इसकी जो रूपरेखा है वो देखेंगे। अब ये क्या चीज़ है, कैसे है, वो देख लेते हैं। व्हाट इज एनसीएफ 2005। बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। ठीक है, क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इस पे फोकस करता है ये। फिर है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से ये देख ही चुके हैं, जिन्होंने बताया कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। फिर इसकी जो है वो 8वीं अनुसूची में ये भी देख चुके हैं। एनसीएफ का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। ठीक है, और बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है, ये भी देख चुके हैं। फिर एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का ये विकास हो सके। ठीक है, ये बाल केंद्रित है। और फिर इसके बाद जो और भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पर। एनसीएफ प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो एनसीएफ है 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य प्रोफेसर से, देखिए प्रोफेसर जो है वो नाम याद रखिएगा, कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था, आत्मज्ञान था, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। फिर एनसीएफ की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थियों को उससे व्यक्त करने का मौका प्रदान करना चाहिए। फिर है एक विशेष है एनसीएफ 2005 का लर्निंग विदाउट बर्डन है। ठीक है, बर्डन नहीं होना चाहिए याद करते समय या फिर पढ़ते समय। फिर है पाठ्यक्रम शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का योग है एक निश्चित व्यवस्था। ठीक है, तो पढ़ने योग्य सामग्री एक निश्चित व्यवस्था में हो, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा, ये याद रखिए कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा के कुर्रम, ठीक है, कुर्रर है, कुर्रर शब्द से बना है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम से एक ऐसा मैदान, ऐसा दौड़ का मैदान है, दौड़ का मैदान होगा, ठीक है, जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। फिर इसके बाद फ्रोबल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। इंपॉर्टेंट है ये फ्रोबल्स, और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ये देख लेंगे। और फिर इसके बाद है जो शिक्षण विधि है उसको देख लेते हैं। तो एनसीएफ 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कैसे पढ़ाना है इस पे दिया गया है। गणित की विभिन्न शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं हैं वो देखते हैं। तो बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, और असत गणित और सभ्यता और जो आंकड़े हैं उनसे अवधारणा को समझने और दिखाना। और फिर अपरिचित और परिचित दोनों स्थिति में समस्या को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग या तो नोट्स बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इस पे दिया गया समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और लागू करें। छात्रों का तर्क, कल्पना एवं अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना। फिर है विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल्स, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करें। फिर दिया गया है, अब देखिए विज्ञान के बारे में क्या बोला गया, ये तो मैथ का हो गया, गणित का हो गया, अब विज्ञान के लिए क्या करा गया है उसको देखेंगे। कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना।
फिर है प्रौद्योगिकी विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और कुछ मूल्यों का आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण उसका संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये किसके पॉइंट है? ये साइंस के पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य। तो इस पे क्या है? रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरित करना। फिर दिया गया स्कूल के बाहर जीवन के ज्ञान को जोड़ना। फिर है कक्षा सीखने में परीक्षा को एकीकृत करने और इससे और अधिक लचीला बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से परे हो। फिर दिया गया है देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अति सवारी पहचान का पोषण करना। ठीक है, और फिर इसके बाद सीखना और ज्ञान के बारे में दिया गया है इस पे कि सीखना एक सुखद कार्य होना चाहिए जहां बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि वे मूल्यवान हैं और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। पाठ्यक्रम संरचना और स्कूलों को छात्रों को सुरक्षित, मूल्यवान महसूस करने के लिए स्कूल को संतोषजनक स्थान बनाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं होना चाहिए, जहाँ पाओ वहाँ पे, मतलब कि स्टेशन के बगल में अगर रहेगा तो भी देखिए वैसी आवाज़ आएंगी ट्रेन जब निकलेगी। ठीक है, तो ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ थोड़ा शांत माहौल हो, जिससे कि पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर विकलांग छात्रों की परवाह किए बिना हर छात्र आवश्यकताओं के अनुरूप एक पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता और लचीलापन दिया जाना चाहिए। फिर इसके बाद है रचनात्मक शिक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। छात्रों को चुनौतियों से निपटने, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और छात्रों के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए स्थितियों और अवसरों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम क्षेत्र, भाषा और 3 भाषा सूत्र प्रणाली। कौन कौन सी जो ये भाषाई सूत्र प्रणाली है उसको देखेंगे। तो पहली भाषा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा या क्षेत्रीय। ठीक है, जो भी क्षेत्र में रह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट साइड के हैं तो ईस्ट वाला जो लोकल लैंग्वेज है या क्षेत्रीय लैंग्वेज है उस पे मतलब कि पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को समझ में आए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है पहली भाषा हो गई। दूसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए? हिंदी भाषाई राज्यों में दूसरी भाषा कुछ अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, और गैर हिंदी भाषा जो भाषाई राज्य है दूसरी भाषा कौन सी होगी? हिंदी या अंग्रेजी होगी। ठीक है, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद तीसरी भाषा कौन सी होगी? हिंदी भाषाई राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या एक आधुनिक भाषा होगी। ठीक है, भारतीय भाषाएं जितनी हैं 22 उसमें से कोई ना कोई हो सकती है। फिर है गणित सीखने पर जोर यह है कि सभी छात्र गणित सीखने की आवश्यकता को जान सकें कि गणित का इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, वो जान सकें। और विज्ञान क्या है? विज्ञान के शिक्षण को विज्ञान के उद्देश्यों और सिद्धांतों और इनके अनुप्रयोगों को सीखना है जो संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुरूप है। फिर इसके बाद है सामाजिक विज्ञान एक विषय स्कूलों में शामिल है ताकि छात्रों को उनकी रुचियों और योग्यताओं का पता चलने के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और या करियर चुनने में सहायता मिल सके। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान को अगर देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले नहीं है, बट वो जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर इस पर दिया गया स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। बच्चों में स्वास्थ्य, बीमारियां और दुर्घटनाओं और शारीरिक फिटनेस की एक एकीकृत और समग्र समझ प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, बट इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर जैसे कि यही जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं मैथ्स के लिए, ये कितने हैं? गणित का हो गया, विज्ञान का हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा हो गया, कंप्यूटर हो गया, कला हो गया। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कला क्षेत्र में एनसीईएफ का क्या रोल है। तो कंप्यूटर में क्या देख लेते पहले। कंप्यूटर स्कूलों में कंप्यूटर का परिचय, परिणाम और कौशल सेट के एक पूर्व निर्धारित सेट से आगे बढ़ना है।
जो छात्रों को 16 व्याख्यात्मक तर्क और अन्य उच्च क्रम कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है। फिर है कला शिक्षा। इसमें क्या दिया गया है, स्कूलों में कला शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य के पूर्ण विकास के लिए सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना और एक दूसरे के काम के लिए सम्मान विकसित करना और पर्यावरण से जुड़ना है। ठीक है, तो एनसीएफ का कला शिक्षा में ये पूरा रोल है और इसमें ये बताया गया है। फिर इसके बाद है स्कूल और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो बुनियादी ढांचे, पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन और छात्र शिक्षक अनुपात, स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण के संदर्भ में छात्रों के लिए भौतिक वातावरण को अनुकूल बनाए रखना। ठीक है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर ये मान के चलिए कुछ भी इधर उधर होगा, जैसे कि रेशियो मान लीजिए छात्र और शिक्षक का रेशियो, तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। छात्र कम होंगे, जैसे कि रेशियो 1:40 है, तो अगर छात्र जैसे कि 30 है तो भी चल जाएगा, बट अगर टीचर्स का रेशियो कम होगा तो फिर वो हो नहीं पाएगा। जैसे कि अब एक ही क्लास को दो क्लास को एक ही टीचर अगर देखेगा तो क्या होगा, वो पढ़ा नहीं पाएगा सही से। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है प्रणालीगत में सुधार। एनसीएफ ने शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम के बारे में लाने का लक्ष्य रखा है जो शिक्षार्थी केंद्रित और एवं एक लचीला प्रक्रिया है। ठीक है, फिर ये फिर इसके बाद परिप्रेक्ष्य में दिया गया है वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम से मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन से है कि शिक्षा प्रदान करने का माध्यम कौन सी भाषा को बनाया गया, तो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया है। शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया है। फिर इसके बाद है नई जो नीति अभी निकली है, शिक्षा नीति, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें एक नई तरह की शिक्षा शक्ति विकसित करने का एक इकोसिस्टम से प्रस्तावित करती है, जिसका रचनात्मक क्रियान्वयन से ही हमें भविष्य में नए भारत के निर्माण के लिए आधारभूत शक्ति दे पाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये मैंने रेड से कर दिए गए, तो ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वर्ष 2002 86वां जो संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था और अनुच्छेद कौन सा 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें कितने वर्ष तक की 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसमें एक अनुवर्तित कानून है, शिक्षा के अधिकार कानून अधिनियम 2009 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जितने भी मैंने रेड से पॉइंट करे हैं ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आप जब लिखेंगे तो इसको जब हाईलाइट कर देंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है और अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ 2005। ठीक है, तो ये दोनों के काम आने वाला है, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भी और थर्ड सेमेस्टर वालों के भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट एग्ज़ाम। ठीक है, और इसके बाद यूपी टेट आएगा, तो यूपी टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज। अब इसके बाद हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको देखेंगे, और प्लस फिर से रिपीट कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर पढ़ते रहें, कभी भी डेट शीट आ सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।